हेलो बच्चों, खुल गया सिम सिम। हेलो। तो कल आप लोगों ने देखा क्या क्या हुआ? कल नहीं, परसों। परसों क्या क्या हुआ? नोटिफिकेशन आई जेई से, फिर एनटीए ने नोटिफिकेशन विड्रॉ कर ली। उसमें डेट्स का थोड़ा सा चेंज है। जो डेट्स थी वो 22 की जगह शायद 23 कर दी, बाकी सब सेम है। तो 4 बार जेई होने हैं आपके। सो ऑल द बेस्ट। आप लोग जल्दी जल्दी अपने फॉर्म भर दीजिए। और मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप 4 के चारों अटेम्प्ट के लिए अभी से अप्लाई कर दें। ये वेट ना करें कि बाद में अप्लाई करेंगे। एंड गो फॉर ऑल द 4 अटेम्प्ट्स if you are financially capable of submitting the fees for 4 attempts, then you should go for 4 attempts. Okay. और ऐसा नहीं कि पहला अटेम्प्ट एकदम हंसी मजाक में चलेगा कि चलो देख के आते हैं क्या मज़ा आएगा। ठीक है, क्योंकि कई एग्ज़ाम्स कई बार ऐसा करते हैं नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स कि जो सेकंड पेपर कराते हैं वो हार्ड बना देते हैं। तो ऐसा मैं कह नहीं रहा हार्ड बनाएंगे, इस बात को ऐसा मैं कहीं से सपोर्ट भी नहीं कर रहा। बस जैसे जेई में ऐसा नहीं हो रहा, जेई में तो सारे शिफ्ट में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि जब 2 बार हो रहा है तो पेपर कोई हार्ड बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बट मतलब एवरीथिंग इज पॉसिबल, सो डोंट टेक फर्स्ट अटेम्प्ट टू लाइटली कि ये तो हमारा वार्म अप है, सेकंड अटेम्प्ट में प्रैक्टिस मैच है, थर्ड अटेम्प्ट तो हमारा मतलब लीग टूर्नामेंट है और फाइनल अटेम्प्ट हमारा फाइनल है। ऐसा नहीं लेना है ना। 4 में से जो भी आपका बेस्ट स्कोर लग जाएगा वही आपका स्कोर वैलिड माना जाएगा, उसी को कंसिडर किया जाएगा फॉर जेई एडवांस और एडमिशन टू अदर कॉलेजेस थ्रू जेई मेंस के लिए। ठीक है, तो चारों अटेम्प्ट को उतनी सीरियसली लें। सिलेबस में रिडक्शन की बात तो नहीं की है उन्होंने, हाँ पेपर में ऑप्शनल की बात की है कि पेपर में चॉइस देंगे। ठीक है, अब वो चॉइस कैसी होगी, सच में उस चॉइस में वो सवाल हटा दिए जाएंगे जो बोर्ड से हटे हैं कि नहीं, कितना फेवरिंग होगी कितना फेवरिंग नहीं होगी, बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्क्रिप्शन उस पर नहीं दिया है एनटीए ने अपने तरफ से। सो माई पर्सनल रिकमेंडेशन स्टिल वुड बी टू गो फॉर होल सिलेबस एंड डोंट गो फॉर रिड्यूस सिलेबस। बोर्ड के लिए रिड्यूस सिलेबस सही है, पर यहाँ आप पूरा सिलेबस पढ़ के जाओ, वही आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, हाँ ये तो वहाँ पे अच्छी बात है, पूरा पढ़ के गए है ना, अपन 30 चैप्टर पढ़ के गए, वहाँ पे अपन 30 चैप्टर में से 28 चैप्टर के ही सवाल छू रहे हैं। 2 चैप्टर को कंपलसरी सेक्शन में आया तब तो करना पड़ेगा, ऑप्शनल में आ रहा है तो उसको छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, वो अपनी चॉइस बना रहे, वहां पे अपनी मजबूरी ना बन जाए, वरना होगा ये कि रिड्यूस सिलेबस के अंदर की क्वेश्चन भी हम छाट रहे होंगे कि ये वाला कर पाएंगे कि ये वाला नहीं। वो अपने लिए एक ऑप्शन रहे, वो अपना लास्ट रिसोर्स रहे कि अपन से कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहे तब अपने वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो रिड्यूस सिलेबस के हैं। ठीक है, पेपर में चॉइस है, पेपर ऑप्शनल बना रहे हैं। 2 सेक्शंस हैं, एक ऑप्शनल है और एक नॉन ऑप्शनल है, हर सब्जेक्ट में ऑप्शनल रहेंगे कुछ क्वेश्चंस। तो ऑप्शनल बेटा तभी हो पाएगा जब आपको पूरा आता होगा, वरना आपके लिए वो ऑप्शनल नहीं, आपके लिए वो मजबूरी बन जाती है। ठीक है, तो लाइफ में ऑप्शंस तभी मिलते हैं जब आप सारी चीजें कवर किए रहोगे, तभी दूसरी चीज ऑप्शन लगेगी कि यार इसके 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हूं। एक क्वेश्चन में मैं कंफ्यूज हूं कि सी होगा कि डी होगा, और दूसरे में मैं डेफिनेटली श्योर हो सकता हूं कि आंसर बी है, तो मैं बी वाले को टिक करूंगा, इसको छोड़ दूंगा। तो उन्हीं बच्चों के लिए ये फायदेमंद होगा, उनके लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा जो रिड्यूस सिलेबस को अपना आधार बनाकर, अपना बेस बनाकर वहां पे जाएंगे। शुरू किया जाए। नीट का क्या होगा अब ये तो यार एनटीए बताएगा, एचआरडी मिनिस्टर बताएंगे, इसमें हम क्या बोल सकते हैं। हम तो पढ़ा सकते हैं, नीट के लिए हम पढ़ा रहे हैं। टाइम टू प्लग। सो नीट के लिए बच्चों ये हो सकता है कि देयर इज अ वेरी ऑसम बैच विच इज वेरी फेमस राइट नाउ इन होल एजुकेशन इंडस्ट्री एंड क्या नाम है उसका, क्या है, यकीन करके कुछ है बेटा। तो सुना है उसमें बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, आई हैव हर्ड अबाउट इट अ लॉट, मतलब आई हैव रेड अबाउट इट। सो नीट के लिए यही पता है मुझे, और यकीन बैच ही जा रहे हैं लोग, मतलब ये मुझको भी यही हर तरफ से इन्फॉर्मेशन आ रही है कि कोई फिजिक्स वाला करके मोबाइल ऐप है, उसमें लोग यकीन में जाके नीट की तैयारी करते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, और बहुत मतलब ढेर सारा पढ़ाया जाता है, वहाँ टेस्ट वेस्ट होते हैं, तो ऐसा सुनने में आ रहा है। प्रमोशन, मुझे पैसे थोड़ी ना मिले, मैं नहीं जानता, मतलब ऐसा सुनने में आया, मैंने पढ़ा इंटरनेट पे 10 जगह मैंने पढ़ा, तो वहाँ वो बता रहे हैं कि मतलब इवन सही बताऊं तो कई लोग लिखते हैं यकीन इज द बेस्ट बैच फॉर नीट। पता नहीं ऐसे क्यों लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखना चाहिए किसी, तो क्या होगा शायद, क्या पता बेस्ट हो, है ना, तो फिर वही है। तो और तो फिर यही है ना, तो नीट का यही है कि यकीन है ना। सो नीट बैच, नीट का पेपर कब होगा, नीट की एक्सपेक्टेड डेट्स क्या है, तो वो यकीन बैच है एक फिजिक्स वाला का। ठीक है, और नीट का पेपर ऑप्शनल होगा, नीट का पेपर ऑप्शनल नहीं होगा, रिड्यूस सिलेबस क्या होगा, तो उसके लिए आई थिंक यकीन बैच एक फिजिक्स वाला का है, तो वो नीट का पेपर वहीं कुछ ऐसा, मतलब ठीक है, यकीन यकीन है, यकीन है, यकीन है, यकीन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा आज का।
ऐसा गंदा प्रमोशन कभी नहीं किया मैंने, यूट्यूब पे मत करना, गालियां पड़ेगी। चलो स्टार्ट कर। ये लोग अभी यूट्यूब पे तो जाएगा ही है, अभी तो इसमें से काटेंगे, अलग सर ने क्या कहा, यकीन बैच का प्रमोशन। चलो ठीक है, कर लो, वो भी कर लो, ठीक है। मेरे पास बहुत अच्छा जरिया है, कुछ भी बोल रहा हूँ यहाँ बोल दो, कट पिट के छुट फुट के कहीं ना कहीं से यूट्यूब पे पहुंच जाता है, टांग देते हैं ले जाकर, ठीक है। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलो अब रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर देता हूँ, मैंने इसीलिए रिकॉर्डिंग बंद कर रखी थी। हाँ, ये सिर्फ लाइव वालों को मिलेगा। 1 2 3। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सुपर लक्ष्य बैच फॉर क्लास 12 बोर्ड्स, जेई मेंस एंड नीट। और बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक नया चैप्टर एटम्स। और जो बच्चे लाइव में नहीं आए उनको नहीं पता चलेगा इसके पहले क्या हुआ है। तो इसके पहले बेटा ये हुआ था कि बच्चे, अभी हमने लाइव चैट में का रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी, तो बहुत से बच्चे ये पूछ रहे थे अभी कि नीट की डेट्स कब आएंगी और नीट का फाइनल पेपर कैसे होगा, नीट में रिड्यूस सिलेबस होगा कि नहीं। तो उसका आंसर मैंने दिया था कि क्या दिया था कि फिजिक्स वाला का एक बैच है यकीन करके, वो बहुत अच्छा है नीट के लिए, ये मैंने आंसर दिया था, ठीक है, ठीक है, यकीन। चलो स्टार्ट करते हैं। सो यस, माय नेम इज अरक पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल साहब फिजिक्स वाला, और ये है आपका और हमारा प्रथम और सबसे सर्वश्रेष्ठ बैच लक्ष्य। बेटा आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 एटम्स, यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। इसका नाम एटम दे रखा है एनसीईआरटी में, तो हम भी एटम बोलेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात होगी। और आज इसका लेक्चर नंबर 1 में हम लोग पढ़ेंगे बेटा अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग स्पेक्ट्रम एंड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, स्पेक्ट्रम नहीं, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एंड रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। रदरफोर्ड जी की बात होगी आज। चलो भाई शुरू करते हैं, आ जाओ सभी लोग। थ्योरेटिकल होगा आज का लेक्चर, बहुत मजा आएगा आपको, तो थ्योरी में बहुत मजा आता है ना बच्चों। हाँ, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एंड रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। तो बेटा पहले पढ़ते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब ये जो रदरफोर्ड जी थे, ये अपने समय के बिजनेसमैन थे, बढ़िया, इनके पास पैसा रुपया था, ठीक है। और ये साथ में साइंटिस्ट भी थे, एक्सपेरिमेंट भी करते थे, ठीक है। तो रदरफोर्ड को आप देखो तो बहुत जगह आपको दिखेंगे, पूरी रेडियो एक्टिविटी मतलब रदरफोर्ड पे है। रदरफोर्ड सोडी लॉ भी है ना, रेडियो एक्टिविटी डिके का जो लॉ है, रेट ऑफ डिके जो होता है कि कितनी तेजी से कोई एटम डिके करेगा, रेडियो एक्टिविटी पढ़ा है ना, वो अल्फा बीटा गामा का इमेजन थोड़ा बहुत सुना होगा। तो जो रेट ऑफ डिके का जो मतलब लॉ है वो रदरफोर्ड सोडी लॉ है, तो रदरफोर्ड का वहां भी कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो रदरफोर्ड काफी जाने माने नाम है इन द फील्ड ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी मतलब न्यूक्लियर फिनोमेना में उनकी बड़ा इंटरेस्ट था, और पैसे वाले इंसान भी थे। दूसरी चीज बेटा, ये स्टूडेंट भी बहुत बड़े इंसान के थे, जे थॉमसन सर के, ठीक है। ये किसके स्टूडेंट थे? जे थॉमसन सर के स्टूडेंट थे। तो इनकी रुचि तो थी ही इन सब चीजों में, एटम वगैरह में, इलेक्ट्रॉन वगैरह में, ठीक है। तो ये बहुत सारा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अल्फा पार्टिकल के साथ, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करते थे अल्फा पार्टिकल के साथ, और डेफिनेटली या बेसिकली वो अल्फा पार्टिकल को यूज कर रहे थे कहीं ना कहीं कमर्शियल पर्पसेस के लिए, कि कुछ ऐसी चीजें डेवलप हों जिससे कमर्शियली सोसाइटी का फायदा हो, है ना, जिससे हम बिजनेस को और एक्सपैंड कर सकें। इस तरह के एक्सपेरिमेंट वो कर रहे थे अल्फा पार्टिकल से, ठीक है, ठीक है। न्यूक्लियस की डिस्कवरी भी है, बट उससे पहले इनका जो प्राइम मोटो है अल्फा पार्टिकल को लेके, कि अल्फा पार्टिकल को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम इससे कमर्शियली बेनिफिट हो सकें। ऐसा करते करते शायद उन्होंने कहीं किसी एक्सपेरिमेंट के दौरान ऐसा देखा कि अल्फा पार्टिकल जो हैं, जो तेजी से मूव करते हुए अल्फा पार्टिकल हैं, वो एटम से अनडेविएटेड चले जाते हैं। ऐसा उन्होंने देखा कई एक्सपेरिमेंट्स में। वो एक्सपेरिमेंट्स न्यूक्लियस की डिस्कवरी के लिए नहीं किए जा रहे थे, वो एक्सपेरिमेंट्स कमर्शियल बेनिफिट के लिए या साइंटिफिक बेनिफिट के लिए भी कह सकते हो किए जा रहे थे, अदर पर्पसेस के लिए। वहां उन्होंने ये देखा कि जो अल्फा पार्टिकल है वो एटम से अनडेविएटेड पास करता है। अल्फा पार्टिकल मैक्सिमम सब्सटेंसेस से अनडेविएटेड पास करता है। अल्फा पार्टिकल एक बड़ा पार्टिकल होता है बेटा, है ना, मतलब वो जमाना है जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी है। इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल सबसे छोटा पार्टिकल है ना, जे थॉमसन दे चुके हैं। अब ये वो जमाना है जहां अल्फा पार्टिकल एक बड़ा पार्टिकल है, जिसमें 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, और इतना बड़ा पार्टिकल पास कर जाता है बिना किसी डेविएशन के, बिना किसी स्कैटरिंग के, मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस में से। तो रदरफोर्ड को कुछ समझ में आने लगा कि एटम का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है कि एटम का मैक्सिमम पार्ट हॉलो है, क्योंकि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल, जब उन्होंने देखा कि भाई
कोई सब्सटेंस लिया और उसमें से ढेर सारे, ये एक्सपेरिमेंट कुछ और चल रहा होगा, कोई दुनिया का अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वहां से उन्होंने अल्फा पार्टिकल किसी सब्सटेंस से पास किए, अल्फा पार्टिकल अनडेविएटेड चले गए। तो रदरफोर्ड को आइडिया लगने लगा कि एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट हॉलो है, और ये जो नई चीजें सोच रहे थे ये एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी थी, एकदम अपोजिट थी इनके टीचर कह लो, इनके सीनियर कह लो, जे थॉमसन सर ने। जे थॉमसन सर ने बोल रखा था कि पूरे एटम में प्रोटॉन बिखरा हुआ है, प्लम पुडिंग मॉडल, कि पूरे एटम में प्रोटॉन ऐसे बिखरा हुआ है ना, पॉजिटिव चार्ज क्या है, पूरे में बिखरा हुआ है ना। तो अब भाई ऐसा उन्होंने बोला तो फिर मुश्किल है कि हाँ, इज इट लाइफ, यस इट इज अ लाइफ क्लास, यस बेटा, हाँ वाटरमेलन वगैरह, प्लम पुडिंग, ठीक है। तो फिर रदरफोर्ड ने अपना मॉडल प्रपोज किया, तो वहीं से कहानी स्टार्ट हुई, ठीक है। तो ये सब थी बातें, स्टार्ट करते हैं। तो रदरफोर्ड इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स काफ़ी बार कर चुके थे और उनको काफ़ी श्योरिटी हो गई थी कि मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज हॉलो। फिर उन्होंने क्या किया कि यार वो बिजी इंसान थे, बड़े आदमी थे, तो अपने लैब में उन्होंने 2 स्टूडेंट्स को लगा दिया कि ये एक्सपेरिमेंट भाई तुम लोग कंटिन्यू करो और देखो क्या और रिजल्ट निकल सकता है। मेरे पास इतना समय नहीं है, मुझे बेसिक आइडिया लग गया है कि एटम मैक्सिमम हॉलो है और जो प्रीवियस मॉडल है एटम के, प्लम पुडिंग वगैरह, वो सही मॉडल नहीं है, मतलब उनको ये समझ में आने लगा। तो उन्होंने अपने 2 स्टूडेंट को लगा दिया, एच गीगर एंड अर्नस्ट मार्सडेन, अपने 2 स्टूडेंट को लगा दिया कि तुम लोग एक्सपेरिमेंट करो, पैसा मैं दूंगा सारा, कि भाई तुमको पैसा रुपया जो भी चाहिए, जो भी मशीन चाहिए अंदर, तुम्हें जो भी एटम चाहिए, जो फैसिलिटी चाहिए मैं दूंगा, बट एक्सपेरिमेंट करके लाओ, और एक्सपेरिमेंट को कई बार करके लाओ, अलग अलग सब्सटेंसेस के ऊपर करके लाओ, और देखो कहां से बेस्ट रिजल्ट मिल रहा है, किसी एक सब्सटेंस पे नहीं, डिफरेंट सब्सटेंसेस पे करो। तो एच गीगर और अर्नस्ट मार्सडेन के नाम पे ये एक्सपेरिमेंट है, बट इसको किताबों में रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। बात भी सही है, रदरफोर्ड की ही इनिशियल डिस्कवरी है और पूरा गाइडेंस भी उन्हीं का था, मतलब वो रिपोर्ट करते थे, उनको बताते थे कि और ऐसे कर लो वैसे कर लो, और कई जगह तीनों का नाम दिया रहता है, एच गीगर कॉमा अर्नस्ट मार्सडेन कॉमा रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये वो जमाना है बेटा जब इलेक्ट्रॉन तो डिस्कवर हो गया है पर न्यूक्लियस की डिस्कवरी नहीं हुई है। ये वो जमाना चल रहा है कि जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर चुके हैं पर अभी तक न्यूक्लियस की डिस्कवरी नहीं हुई है, ठीक, अभी न्यूक्लियस डिस्कवर नहीं हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। इन 1911 एच गीगर एंड अर्नस्ट मार्सडेन on suggestion of Ernst Rutherford conducted alpha particle scattering experiment। किसने कंडक्ट किया बेटा? एक्चुअल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया है एच गीगर एंड अर्न्स्ट मार्सडेन। बेटा ये स्टूडेंट्स थे, ठीक है, अपने एजुकेशन सिस्टम स्टाफ से देखो तो 12th पास स्टूडेंट हैं अभी ये, मतलब ये स्कॉलर्स भी नहीं हैं इनके पास अभी, मतलब इन्होंने वो बीएससी एमएससी कुछ नहीं किया, एकदम ताजे ताजे स्टूडेंट्स, बट उस टाइम पे एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स बहुत फेमस थी, तो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे लैब में, और किसके डायरेक्शन पे कर रहे थे? ऑन सजेशन ऑफ अर्नस्ट रदरफोर्ड कंडक्टेड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड को पहले से पता था कि एक्सपेरिमेंट के बेसिक रिजल्ट क्या है, उसी को रिपीट करा करा के वो और इंप्रूव्ड रिजल्ट चाहते थे, तो उनको पता था कैसे एक्सपेरिमेंट कराना है। उन्होंने सब बताई कहानी कि एक काम करो, आप एक लेड चैम्बर में, कहां पे, एक काम करो आप एक लेड चैम्बर में, अब देखो उनको पता था लेड चैम्बर यूज करना है। लेड क्या होता है बेटा? रेडिएशंस को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है। एक लेड चैम्बर में आप एक अल्फा पार्टिकल ले लो, ठीक है, अल्फा पार्टिकल का सोर्स ले लो, अल्फा पार्टिकल नहीं, आप एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल ले लो। आप लेड चैम्बर में क्या करो, आप लेड चैम्बर में क्या यूज करो? सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल लाना रदरफोर्ड के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, बिकॉज वो काफ़ी टाइम से इसी फील्ड में थे, रेडियो एक्टिविटी की फील्ड में, तो उनको पता था कि भाई कौन सा न्यूक्लियाई अल्फा इमिशन करता है, कौन सा न्यूक्लियाई बीटा इमिशन करता है। बेटा जो अल्फा करता है वो बीटा नहीं करता, जो बीटा करता है वो अल्फा नहीं करता, ठीक है। तो कौन सा न्यूक्लियाई अल्फा इमिशन करता है उनको पता थी ये बात, तो उन्होंने एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल जो सजेस्ट किया एनसीईआरटी के हिसाब से वो बिस्मिथ था, ठीक है, बिस्मिथ। उन्होंने कहा बिस्मिथ से आप एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करो। बिस्मिथ से बेटा अल्फा पार्टिकल निकलेंगे और उनको किसमें कैद करके रखा, किसमें एक बंद करके रखा है? लेड बॉक्स में बंद करके रखा है, ठीक है, लेड बॉक्स में। लेड बेटा बहुत अच्छे से अल्फा पार्टिकल्स जो निकलते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो पीछे कोई अल्फा पार्टिकल नहीं जाएंगे, ऊपर नहीं जाएंगे, सामने की तरफ ही अल्फा पार्टिकल निकलेंगे, इसलिए ऐसा किया कि ऊपर ना चले जाए नीचे, लेड एब्जॉर्ब कर लेता है। यहां से बेटा अल्फा पार्टिकल्स निकलकर बाहर आए। प्रॉब्लम क्या है कि अल्फा पार्टिकल कुछ इधर भी चले गए
और कुछ अल्फा पार्टिकल इधर भी चले गए। अल्फा पार्टिकल सबको पता है क्या होते हैं, व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? बेटा अल्फा इज डबली चार्ज्ड हीलियम न्यूक्लियस, अल्फा इज डबली चार्ज्ड हीलियम न्यूक्लियस He++। बेटा हीलियम के पास क्या होता है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होता है। दोनों इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो He++, ये क्या है बेटा, हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल क्या है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन को अल्फा पार्टिकल बोल दिया, हीलियम का न्यूक्लियस, ठीक है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, ये है अल्फा पार्टिकल। डबली चार्ज दिखाई पड़ रहा है इतना, हाँ दिख रहा है, ये है अल्फा पार्टिकल, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, डबली चार्ज्ड हीलियम न्यूक्लियस है। अच्छा बेटा इसका मास भी काफी होगा, है ना, 2 प्रोटॉन का मास 2 AMU, 2 न्यूट्रॉन का मास 2 AMU, 4 AMU का मास होता है और +2 का चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो अल्फा पार्टिकल हर डायरेक्शन में निकले, तो एक्सपेरिमेंट ऐसे तो सक्सेसफुल नहीं होगा, इनको सीधी लाइन चाहिए थी अल्फा पार्टिकल की। आपको याद हो हम लोगों ने डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट में जब सीधी लाइन चाहिए होती थी तो कॉलीमेटर का यूज किया था, है ना, एनोड बना के। तो यहाँ पे भी एक कॉलीमेटर का यूज करते हैं बट नॉट विथ एनोड, यहाँ तरीका दूसरा है, यहाँ पे हम लेड ब्रिक्स यूज करते हैं और कॉलीमेटर बनाते हैं। देखिए जरा, हम यूज करेंगे लेड ब्रिक्स, इस तरह से हमने लेड ब्रिक्स का इस्तेमाल किया और अल्फा पार्टिकल्स की बीम बनाने की कोशिश की कि अल्फा पार्टिकल्स जो निकल रहे हैं, बिस्मथ इज अ सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, इसमें जो अल्फा पार्टिकल है वो बिखरे ना, इधर उधर ना जाए, इधर जाए तो ये अपने में चिपका लेंगे, इधर जाए तो अपने में चिपका लेंगे, एक हमारे पास थिन बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल आ जाए, ये बन गई अपने पास थिन बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है। अपन ने लेड ब्रिक्स लगा दिए, ईंटें लगा दिए लेड के, इसका एनसीईआरटी डायग्राम भी अभी दिखा देंगे, काफी सिमिलर बना रहा हूं मैं। लेड ब्रिक्स लगा दिया आपने, ठीक है। ये क्या करते हैं बेटा, एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो भी अल्फा ऐसे ऐसे आ रहे थे, अब अल्फा सिर्फ बीच से जाएंगे। लेड ब्रिक्स एक्ट एज कॉलीमेटर, ठीक है। कॉलीमेटर क्या होते हैं, जो स्ट्रेट लाइन में लेके जाए अल्फा पार्टिकल, ऐसे लिख देते हैं, कॉलीमेट्स अल्फा इन थिन बीम्स। अल्फा को कॉलीमेट कर दिया पतली सी लाइन में, कॉलीमेट कर दिया इन थिन बीम्स। अब बीच से बेटा क्या निकले, अल्फा पार्टिकल्स निकले, और ये अल्फा पार्टिकल ब्लू से बनाते हैं, चलो ये अल्फा पार्टिकल निकले, आगे गए आगे गए। अब बेटा इस अल्फा पार्टिकल को हम पास कराएंगे, पास कराने की कोशिश करेंगे, इसको हम पास कराने की कोशिश करेंगे फ्रॉम अ गोल्ड फॉइल। अब गोल्ड फॉइल कहाँ से आ गया सर, देखो मैंने बताया ना रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट बहुत बार किया था, तो उन्होंने डिफरेंट सब्सटेंसेस के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रखा था, तो उनको जो बेस्ट रिजल्ट दिख रहे थे वो गोल्ड के ऊपर दिख रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक गोल्ड फॉइल लगा दिया, इस जगह पे एक गोल्ड फॉइल। फॉइल मतलब बेटा बहुत ही पतली गोल्ड की लेयर, बहुत ही पतली गोल्ड की लेयर, वेरी थिन गोल्ड लेयर, वेरी थिन गोल्ड लेयर, गोल्ड फॉइल, वेरी थिन गोल्ड लेयर, बहुत ही पतली। कितनी पतली थी बेटा, ये करीब 10⁻⁻⁶ मीटर से लेके 10⁻⁸ मीटर के आसपास की लेयर थी, बहुत ही पतली लेयर यूज की। इतनी पतली लेयर ली गोल्ड की, इतना पतला मतलब फॉइल लिया, है ना, फॉइल मतलब पेपर जैसा, है ना, वो फॉइल मतलब वो रोटी गर्म करने वाला जो, जिसमें रोटी लेके हम लोग जाते हैं स्कूल में, टिफिन तुम लोग ले जाते हो नहीं, उसमें रोल किए रहते थे, वो फॉइल नहीं होता ऐसे चमकीला, एल्युमिनियम फॉइल, वो उतना पतला पेपर।
तो उससे भी कहीं ज्यादा पॉपुलर, 10⁻⁻6 से 10⁻8 मीटर थिकनेस का। ठीक है, वेरी गुड थिंग, ये इसकी थिकनेस है। ठीक है, सॉरी, ये इसकी थिकनेस है। ठीक है, बहुत ही पतला यूज किया। पर्पस क्या था बेटा बहुत पतला यूज करने का? ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव ये था कि ये जो लेयर दिख रही है ना बेटा, इसमें एटम्स की एक ही लेयर हो। मतलब बेटा आप जब गोल्ड लोगे तो गोल्ड में क्या होगा, यहाँ एटम, यहाँ एटम, यहाँ एटम, यहाँ एटम, है ना, यहाँ एटम, यहाँ एटम, यहाँ एटम, यहाँ एटम, यहाँ एटम, यहाँ एटम। हमें ये नहीं चाहिए, हमें एक सिंगल लेयर चाहिए एटम्स की, कि यहाँ पे सिर्फ एक लेयर हो एटम की। आने वाला अल्फा पार्टिकल सिर्फ एक गोल्ड के एटम को क्रॉस करे। आने वाला अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल आ रहा, यहां से अल्फा पार्टिकल निकला, है ना। इनकमिंग अल्फा पार्टिकल शुड क्रॉस ओनली वन लेयर ऑफ गोल्ड। ये जो अल्फा पार्टिकल आ रहा है ये गोल्ड की सिर्फ एक लेयर को क्रॉस करे। ये नहीं कि एक गोल्ड एटम को क्रॉस किया फिर दूसरे गोल्ड को फिर तीसरे गोल्ड को, नहीं, एक सिंगल गोल्ड एटम को क्रॉस करके जाए। ये मकसद था एक्सपेरिमेंट का। इसमें क्या हो, सिंगल लेयर ऑफ गोल्ड एटम हो। क्या हो इसमें बेटा, सिंगल लेयर ऑफ गोल्ड एटम। और ये अल्फा पार्टिकल आया, तेजी से आया। ठीक है, फिर क्या किया इन्होंने, इसके पीछे एक फोटो सेंसिटिव स्क्रीन लगाई। ठीक है, इसके पीछे इन्होंने एक स्क्रीन लगाई। स्क्रीन बनाई थी जिंक सल्फाइड की और सर्कुलर स्क्रीन लगाई थी। यू थोड़ी और सर्कुलर बनाने की कोशिश करता हूं। ये एक सर्कुलर स्क्रीन लगा दी इसके अगल बगल। ठीक है, इस तरह से एक सर्कुलर स्क्रीन इन्होंने इसके अगल बगल लगा दी और सर्कुलर स्क्रीन लगाई जिंक सल्फाइड की। सर्कुलर स्क्रीन किसकी लगाई, जिंक सल्फाइड की। जिंक सल्फाइड ही क्यों यूज किया बेटा, जिंक सल्फाइड ऐसा मटेरियल है जिसपे जब अल्फा पार्टिकल कहीं पे स्ट्राइक करते हैं तो वहां पे ब्राइटनेस पैदा होती है, चमक जाता है वो। ठीक, जैसे ये अल्फा पार्टिकल आए और आके मान लो सीधा सामने स्ट्राइक किए, आके मान लो सीधा सामने स्ट्राइक किए तो यहाँ पे चमक पैदा हो जाती है। ठीक है, तो जिंक सल्फाइड यूज किया। ठीक, कुछ किताबें बताती हैं बेरियम प्लैटिनो साइनाइड यूज किया। अब एनसीईआरटी जो बता रही है हम उसी को बता रहे हैं। तो यहाँ पे आके अल्फा पार्टिकल पड़ेगा और यहाँ पे कुछ चमक पैदा हो जाएगी। अच्छा, बात ये थी कि चमक एक ही जगह नहीं पैदा हुई, चमक कई जगह पैदा हुई। और कहाँ पैदा हुई चमक, अलग अलग एंगल पे चमक पैदा हुई। यानी यहां भी चमका, यहां भी चमका, अलग अलग जगह। हमने देखा कि अपनी स्ट्रेट लाइन से थीटा एंगल नीचे जाकर भी कुछ चमक हो रही है और ऊपर भी कुछ चमक हो रही है, कुछ चमक इधर भी मिल रही है। थोड़ी सी स्क्रीन यहां भी शाइन कर रही, थोड़ी सी स्क्रीन यहां भी शाइन कर रही। यानी इनकमिंग अल्फा पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट तो नहीं गया, इनकमिंग अल्फा पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट नहीं गया, थोड़ा बहुत इधर उधर स्कैटर भी हुआ है। ऑल्दो मैक्सिमम तो स्ट्रेट चले जाते हैं पर कुछ अल्फा पार्टिकल इधर उधर स्कैटर भी हो रहे हैं। थीटा एंगल पे कोई स्कैटर हो गया, कोई 30 डिग्री पे पहुंचा, कोई 60 पे पहुंचा, कोई 90 पे भी पहुंच रहा और इवन कुछ 90 से ऊपर। कोई यहां लड़कर 120 पे वापस आ गया, कोई लड़कर 140 पे वापस आ गया, कोई यहां लड़कर इधर 120 डिग्री पे। समझ रहे हो, इस लाइन से इधर कितना एंगल हो गया 120 डिग्री, इस लाइन से इधर कितना हुआ 60, इधर 90, लड़कर इधर 120 डिग्री। इस तरह से कुछ कुछ अल्फा पार्टिकल घूम रहे थे। एक्चुअल में बेटा ये सर्कुलर स्क्रीन पूरे में थी, सर्कुलर थी, यहाँ पे सेमी सर्कुलर लग रही है बट एक्चुअल में कैसी है, सर्कुलर। सर्कुलर मतलब गोल्ड फॉइल को पूरा कवर की हुई स्क्रीन है ना। ऐसे यहाँ पे लग रहा है कि सेमी सर्कुलर है, असल में ये पूरी यहाँ तक और यहाँ से पूरी यहाँ तक सिर्फ इतनी जगह हो कि अल्फा पार्टिकल अंदर जा सके। ये पूरी यहाँ से यहाँ के कवर, यहाँ से आके यहाँ पे कवर, सिर्फ अल्फा अंदर जाएगा, कट से इधर लड़ा, कट से इधर लड़ा, कट से इधर लड़ा, कट से इधर, कट से, ऐसा बनाया गया था। ठीक, काफी एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल होते हैं जो लिए जाते हैं। नेचुरली अकरिंग जो अल्फा पार्टिकल होते हैं बेटा, उनकी एनर्जी अप्रोक्सीमेटली 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से
7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है। काफी एनर्जेटिक होते हैं अल्फा पार्टिकल, ठीक है। डबली चार्ज ही 4 AMU के होते हैं और जो नेचुरली अकरिंग होंगे जो नेचुरली अकरिंग अल्फा पार्टिकल होंगे वो करीब करीब 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी तक होते हैं। पाँच मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी के होते हैं। ठीक है, तो इस एनर्जी के अल्फा पार्टिकल आ रहे थे और इस एनर्जी के अल्फा पार्टिकल मैक्सिमम तो भाई इतनी तेज स्पीड में आ रहे हैं, बिना किसी को देखे भाई तेज ट्रक आती है जूम से निकल जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो मैक्सिमम तो सीधे ही चले गए। बट कुछ कुछ अल्फा पार्टिकल स्कैटर कर गए। क्या कर गए? स्कैटर कर गए। बेटा ये स्कैटरिंग एंगल है। स्कैटरिंग एंगल थीटा पे स्कैटर कर गए और कहां पे लड़े? जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे। अब बेटा जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे जो अल्फा पार्टिकल पड़ता है तो जो चमक पैदा होती है वो इतनी भी प्यारी चमक नहीं होती कि हम और आप देख लें अपनी नेकेड आई से। ठीक है, वो कहने की बात है कि वहां पे क्या बोलते हैं, स्किलेशन, SCI, स्किंटिलेशन बोलते हैं, स्किंटिलेशन, चमक पैदा हुई। वो जो चमक ऐसे आके लड़ा चिंग से चमका, वो ऐसा नहीं है कि हमें आपको दिख जाएगा, वो बहुत ही स्मॉल लेवल की ब्राइटनेस होती है, बहुत ही स्मॉल लेवल का वहां पे एक स्पॉट बनता है जो हम लोग नहीं देख सकते। तो उसको देखने के लिए क्या किया जाता है, इस जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे एक डिटेक्टर भी लगाया जाता है। कहाँ लगा दूं? यहीं लगा देता हूं, जो डिटेक्ट करता है। डिटेक्टर क्या मतलब? माइक्रोस्कोप लगा देते हैं, एक माइक्रोस्कोप लगा देते हैं जो उसको देख सके, उस स्पॉट को। ठीक है, यहां पे हमने एक माइक्रोस्कोप लगा दिया इसके पीछे। इसको एनसीईआरटी में देखोगे तो डिटेक्टर बोलता है। ठीक, एक डिटेक्टर लगा दिया जिससे पता चलेगा कि कहां पे कितनी चमक पैदा हो रही है। इससे पता चलेगा कितने अल्फा पार्टिकल कितने एंगल पे स्कैटर हो रहे हैं। डिटेक्टर बेसिकली है क्या? माइक्रोस्कोप। ठीक है, इससे पता चलेगा कि कहां कहां पे कितनी चमक बन रही है। और बेटा जहां जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी चमक की, जितने ज्यादा स्पॉट्स होंगे, जैसे ये अल्फा पार्टिकल वहां पड़ेगा कि स्पॉट पड़ जाएगा, दूसरा अल्फा पार्टिकल पड़ेगा दूसरा स्पॉट, जितने ज्यादा स्पॉट यहां पे होंगे हम मान लेंगे उतने अल्फा पार्टिकल उस एंगल पे स्कैटर होकर वहां तक पहुंचे हैं। ठीक, तो ये पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है और मैं इसमें बता रहा हूं कि ये सेमी सर्कुलर ना होके पूरा आगे तक यहां तक कवर की हुई है। इसको मैं दिखाने की कोशिश करता हूं, ये इससे थोड़ा फील आएगा आपको। Why only lead is used? Because lead is a very good absorbent of alpha particle of radiation. ठीक है, lead क्यों यूज करते हैं? ये है, देखो बेटा पूरा कवर किया हुआ है इस तरह से और बीच में एक पतली सी जगह है, यहां से अल्फा पार्टिकल अंदर गया। देखो मैक्सिमम स्किंटिलेशन पीछे प्रोड्यूस हो रहे हैं, मैक्सिमम ब्राइट स्पॉट पीछे बन रहे हैं, कुछ लड़ के पीछे भी आ रही है, कुछ इधर भी आ रही है, कुछ ऐसे लड़कर ऐसे चली गई, कुछ ऐसे लड़कर स्कैटर हो गया, कुछ लड़के इधर स्कैटर हुआ, कुछ उधर। इस तरह से एक्सपेरिमेंट देखने को मिला। ठीक है, अब वाई स्कैटरिंग, यही तो एक्सपेरिमेंट भाई, वाई हो रहा है। वाई तो हम लोग को अब ढूंढना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट ये थोड़ी ना बता देता है खुद की वाई हो रहे हैं। एक्सपेरिमेंट का मतलब ये चीज हो रही है, वाई तो इंसान का काम है रीजन ढूंढना, वो हम ढूंढेंगे अभी रीजन। इमेजिन हुआ, ऐसा नहीं है कि सेमी सर्कुलर है, पूरी तरह से कवर्ड है, ऐसे अंदर जाता है। ठीक है, कई बार ये भी कहा जाता है कि गोल्ड ही क्यों यूज किया है, वाई गोल्ड फॉइल। वाई गोल्ड फॉइल, तो बेटा इसका आंसर है, दो तीन आंसर हैं। जैसे पहला आंसर है गोल्ड इज मैलिएबल।
ठीक है, तो गोल्ड से आप गोल्ड की आप क्या बना सकते हो, गोल्ड का आप फॉइल बना सकते हो, गोल्ड फॉइल कैन बी मेड इजीली। तो हमें तो ऐसी चीज चाहिए थी जिसका हम फॉइल बना सकें, जिसकी हम पतली सी लेयर बना सकें। बेटा दूसरा रीजन ये भी था कि गोल्ड का एटॉमिक नंबर भी काफी हाई था। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर हाई होने से क्या फायदा हुआ है वो आगे समझ में आएगा। एक और रीजन ये भी है, एक रीजन ये भी था, एक हाई एटॉमिक नंबर, वो अभी आगे समझते हैं। हाई जेड, जेड मतलब एटॉमिक नंबर, ये तो पता होगा ना भाई, जेड मतलब एटॉमिक नंबर। हाई एटॉमिक नंबर, हाई न्यूक्लियर चार्ज समझ सकते हो, ऐसे लिख देता हूं। हाई एटॉमिक नंबर दिखाई पड़ रहा है स्क्रीन पे क्या, ये भी छुप तो नहीं रहा है। 180 डिग्री स्कैटर को कैसे डिटेक्ट किया, बेटा अप्रॉक्स 180 मान लिया जाता है, कोई यहां भी लड़ता है तो हम मान लेते हैं कि 180 पे ही है ना, इस जगह भी कोई स्ट्राइक कर रहा है 179 पे तो हम मान लेंगे 180। बेटा ये तो बहुत पतली विंडो चाहिए होती है हमको। अल्फा पार्टिकल बेटा कितना बड़ा होगा, हाँ अल्फा पार्टिकल कितना बड़ा होगा, इतना छोटा सा 10 टू द पावर -15 मीटर जितना उसका रेडियस है, 10 की पावर -15, आई रिपीट 10 की पावर माइनस सॉरी 10, एक एंगस्ट्रॉन्ग। बेटा एक एंगस्ट्रॉन्ग कितना होता है अपन को पता भी नहीं, इतना छोटा सा, तो अपन को तो बहुत पतला यहाँ पे होल चाहिए, बहुत ही पतला, समझ रहे हो, बहुत ही पतला होल चाहिए। तो अगर यहां भी लड़ेगा तो 180 ही तो होगा एंगल। हाँ ठीक है, ये पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप हो गया हमारे पास। ठीक है, लेड क्यों यूज करते हैं, क्योंकि लेड इज अ गुड एब्जॉर्बर, एब्जॉर्ब्स रेडिएशन। चलो अब देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट में क्या क्या ऑब्जर्वेशन है। अब एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन देखते हैं। ये देखो एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेड के ब्रिक्स हैं, यहाँ सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स हैं, यहाँ से बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स गई, ये इन्होंने थिन गोल्ड फॉइल लिया, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स देखो, स्मॉल एंगल स्कैटरिंग ऑफ सम अल्फा पार्टिकल्स, स्मॉल एंगल स्कैटरिंग ऑफ सम अल्फा पार्टिकल्स, और कुछ स्कैटर हो गए थीटा एंगल पे, यहाँ पे डिटेक्टर लगा रखा है माइक्रोस्कोप, ये कुछ इधर चले गए हैं, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन यूज की है, थिन गोल्ड फॉइल है, लार्ज एंगल स्कैटरिंग ऑफ सम अल्फा पार्टिकल, कुछ क्या हुए बेटा यहां से लड़कर लार्ज एंगल पे, सॉरी ये थीटा, लार्ज एंगल पे स्कैटर हो गए, कुछ क्या हुए लड़कर वापस आ गए, बैकवर्ड स्कैटरिंग ऑफ अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन 1 in 8000 और सो, लड़कर वापस आ भी कितने रहे हैं 8000 में से कोई एक पार्टिकल लड़कर वापस आ रहा है, सबके सब नहीं आ रहे, 8000 में से कोई एक लड़कर वापस आता है, और 1 लाख में से कोई एक लड़कर वापस 180 डिग्री पे आता है, 10 लाख में से, 1 लाख में भी से नहीं, 10 लाख में से, 10 लाख में से कोई एक लड़कर एकदम वापस आता है 180 पे। तो इस तरह का सेटअप था। अब आओ हम लोग इसके ऑब्जर्वेशंस देखते हैं क्या क्या देखने को मिला। क्लियर है यहां तक, ये कॉलीमेट करेगी, लेड ब्रिक्स का काम क्या है, इसको थिन बीम बनाना, गोल्ड फॉइल यूज किया, गोल्ड फॉइल से क्या हुए बेटा ये स्कैटर हुए, मैक्सिमम सीधे पास किए, कुछ स्कैटर। गोल्ड क्यों यूज किया, बिकॉज गोल्ड इज मैलिएबल, आप गोल्ड की थिन शीट्स प्रिपेयर कर सकते हो, दूसरी बात गोल्ड हैज अ हाई एटॉमिक नंबर, वो आगे देखेंगे क्या काम है उसका। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे गए, कुछ डेविएट हुए या स्कैटर हुए थीटा एंगल पे, और कुछ काफी ज्यादा स्कैटर हो गए काफी बड़े एंगल पे, और बहुत ही कम थे जो 180 पे वापस आए। इन्हीं बातों को ऑब्जर्वेशंस में देखते हैं, आ जाइए। ऑब्जर्वेशंस क्या क्या देखने को मिला, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेस अनडेविएटेड, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेस अनडेविएटेड, अगर नंबर की बात करें बेटा तो इसका नंबर होगा करीब 99.86%, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, मोस्ट 99.86%
अल्फा पार्टिकल्स पासेस अनडेविएटेड। अब यहीं से साथ साथ में कंक्लूजन भी बनाते चलते हैं हम लोग, ऐसा क्यों हुआ कि अल्फा पार्टिकल बिना किसी डेविएशन के चले गए। बेटा कोई चीज अगर सीधी चली गई है मतलब उसके रास्ते में कुछ नहीं है, उसके रास्ते में वैक्यूम है या एयर है। तो पहला पॉइंट से हमें यह समझ में आता है दैट मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस, मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज हॉलो। यहां से हमें पहला पॉइंट समझ में आया कि एटम का मैक्सिमम पार्ट हॉलो था और जे थॉमसन सर का वाटरमेलन मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल गलत है। एटम का मैक्सिमम स्पेस क्या होता है, खाली होता है। पहला पॉइंट ही ये बता रहा है। अनडेविएटेड थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री या 0 से थोड़ा सा बड़ा, मतलब थीटा इज लेस देन 1 डिग्री कह सकते हो, नॉट एग्जैक्टली 0, यू कैन से थीटा इज लेस देन 1 डिग्री, 1 डिग्री से कम डेविएट हुए। ओनली 0.14% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डेविएटेड मोर देन 1 डिग्री। कितने बेटा, 0.14, बहुत कम अल्फा पार्टिकल डेविएट हो रहे हैं। यहां से क्या पता चलता है अल्फा पार्टिकल डेविएट क्यों हो रहे हैं, पहला सवाल ये आता है। बेटा अल्फा पार्टिकल के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज पहुंचा और डेविएट हो गया, यानी उसके सामने भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, यानी एटम के अंदर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज होता होगा। भाई गोल्ड के एटम्स में से ही तो पास कर रहा है, बहुत ही थिन लेयर है ना, बहुत ही थिन लेयर, यहां पे लिखूं वेरी थिन लेयर, ठीक है, हैव वेरी थिन लेयर। और इस थिन लेयर में क्या है बेटा, एटॉमिक लेयर है। तो अगर अल्फा पार्टिकल डेविएट हो रहा है, अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज यूं डेविएट हुआ, यानी उसके रास्ते में कोई पॉजिटिव चार्ज आया होगा, पॉजिटिव से पॉजिटिव रिपेल हुआ होगा। तो यहां से ये कंक्लूजन समझ में आता है कि एटम में कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज है। दूसरी बात बेटा ये होती है कि सिर्फ इतने ही क्यों डेविएट हुए, सारे क्यों नहीं हुए, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट एम्प्टी है और जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहीं छोटे से स्पेस में है। अगर पॉजिटिव चार्ज पूरे में बिखरा होता तो सारे के सारे अल्फा पार्टिकल इधर उधर इधर उधर डेविएट होते। भाई अल्फा पार्टिकल पे कौन सा चार्ज है, +2 का चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है ना। तो सारे अल्फा पार्टिकल डेविएट नहीं हुए, सिर्फ कुछ हुए। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बहुत ही कम जगह पे है एटम का। अगर पूरे एटम में पॉजिटिव चार्ज बिखरा होता तो सारे के सारे अल्फा पार्टिकल इधर उधर इधर उधर डेविएट नहीं। मैक्सिमम पार्ट ऑफ द एटम इज हॉलो स्पेस, थोड़ी सी जगह में पॉजिटिव चार्ज है, जब उस जगह पे अल्फा पहुंचता है तो स्कैटर हो जाता है, तब बिखर जाता है, डेविएट हो जाता है। नेक्स्ट, 1 in 8000 अल्फा पार्टिकल डेविएट मोर देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से ज्यादा कौन डेविएट किया, 1 in 8000, बेटा बहुत कम। 8000 में से कोई एक पार्टिकल था जो 90 डिग्री से ज्यादा डेविएट कर रहा था, ठीक है, बहुत ही कम। ये क्या समझाता है हमको, ये हमको ये समझाता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है एटम का वो बहुत ही छोटे स्पेस में है। यही पिछला पॉइंट बता रहा था, ये वाला पॉइंट भी यही बता रहा है कि 8000 में से कोई एक एटम ऐसा है, कोई एक अल्फा पार्टिकल ऐसा है जो 90 डिग्री से ज्यादा डेविएट हो रहा है, यानी 7999 बिना किसी डेविएशन के सीधे जा रहे, या हल्का फुल्का डेविएशन, कोई एक है जो 90 से ज्यादा, यानी पॉजिटिव चार्ज एटम का बहुत छोटे स्पेस में है बेटा। 8000 पार्टिकल्स आए, उसमें से कोई एक ही था जो उसके पास पहुंच के डेविएट हुआ, यानी पॉजिटिव चार्ज बहुत ही छोटी सी डेंसिटी में है। और इसी छोटी सी डेंसिटी को, इसी जगह को रदरफोर्ड ने क्या बोला, न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस कर रखी है। क्या किया है, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। पहली बार किसी ने बात की थी न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम की। न्यूक्लियस का आइडिया कैसे लग रहा है उनको, यहां से लग रहा है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से न्यूक्लियस का आइडिया लग रहा है, दोनों पॉइंट से, यहां से और यहां से, कि जो पॉजिटिव चार्ज है एटम का वो पूरे में बिखरा नहीं है, बहुत छोटी सी जगह में है, इसीलिए बहुत कम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डेविएट होते हैं। मैक्सिमम अनडेविएटेड बहुत थोड़े से हैं, 8000 में कोई एक पहुंच पाता है उस जगह जहां एटम का पॉजिटिव चार्ज है। एटम का पॉजिटिव चार्ज पूरे एरिया में से कितने पे है, 1/8000 वाले, बहुत कम एरिया, ठीक। अच्छा आगे देखो अगला पॉइंट, 1 in 1 million, 1 10 100,000 lakh 10 lakhs,
1 in 1 million अल्फा पार्टिकल्स, 10 लाख अल्फा पार्टिकल डेविएट बाय 180 डिग्री एंड रिटर्न्स बैक। 10 लाख में से कोई एक लड़कर वापस आ जाता है, यानी 9,99,999 अल्फा पार्टिकल बिना लड़े जा रहे हैं। ठीक ठीक, सिर्फ एक लड़कर वापस आ रहा है। पर लड़कर वापस आना इज अ सीरियस इश्यू। व्हाई? लड़कर वापस आना इज अ सीरियस इश्यू बेटा, जो अल्फा पार्टिकल है वो प्लस प्लस एच ही है, यानी हीलियम का न्यूक्लियस है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। बेटा इसका मास कितना हो गया? 4 AMU। बेटा ये एक हैवी पार्टिकल है। कैसा पार्टिकल है? हैवी पार्टिकल है, कोई हल्का फुल्का पार्टिकल नहीं है। दिस इज अ हैवी पार्टिकल। बेटा इतना हैवी पार्टिकल लड़कर 180 डिग्री वापस आ रहा है, ऐसा कब हो सकता है? ऐसा कब हो सकता है? एक कार दूसरी कार से लड़कर वापस नहीं आती है, ध्यान देना। कार लड़ती है, दोनों कार लड़कर रुक जाती हैं। पर अगर एक साइकिल वाला आके ट्रक वाले को टक्कर मारे तो साइकिल वाला पीछे भाग आएगा, जाके ऐसे लड़ेगा, खट्टर, साइकिल पीछे चली आएगी। यानी डेफिनेटली जो अल्फा पार्टिकल जिस चीज से टकराया है, अल्फा पार्टिकल जिस चीज से जाके टकरा कर वापस आएगा, जिस चीज से अल्फा पार्टिकल टकराया है बेटा वो बहुत ही मैसिव कोई चीज है, उसका मास बहुत ज्यादा है, वेरी मैसिव। तो होता क्या है बेटा, बात क्या है, वेरी मैसिव कैसे हुआ? क्योंकि एटम का सारा मास कहाँ होता है? न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस बहुत ही छोटे से जगह में होता है। वेरी मैसिव एंड कंसंट्रेटेड टू स्मॉल स्पेस, यानी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, न्यूक्लियर डेंसिटी बहुत ज्यादा है। पॉजिटिव चार्ज इन एटम कंसंट्रेटेड इन स्मॉल स्पेस, बहुत ही छोटे जगह में सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज एटम का भरा हुआ है, बहुत ही छोटे जगह में। तभी अल्फा पार्टिकल जैसा मासिव पार्टिकल भी लड़कर 180 डिग्री वापस आ रहा है। अल्फा पार्टिकल को ऐसा फील हुआ कि वो एक साइकिल वाला है, दूध वाला भैया है, और सामने ट्रक खड़ी है, ट्रक से लड़कर वापस आ जाता है। बेटा एटम का सारा मास कहां होता है? न्यूक्लियस में, प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन में। अभी न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ नहीं है, चैडविक ने काफी 1932 में किया, काफी लेटर ऑन हुआ है, अभी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई है। पर फिर भी एटम का सारा मास कहां है? न्यूक्लियस के। न्यूक्लियस कहां है? बहुत छोटी जगह में, बहुत ही छोटी जगह में। एटम के साइज से न्यूक्लियस का साइज बेटा 10 की पावर 4 टाइम्स छोटा होता है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 10 की पावर 4, 10,000 गुना छोटा होता है न्यूक्लियस। ये जो सारी कहानी है ये यही बता रही है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहां है? एटम के एकदम सेंटर में, 10,000 गुना छोटे स्पेस में। अल्फा पार्टिकल का डेविएट होना किस बात की गारंटी है? अल्फा हैज पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज रिपेल्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। अल्फा का रिपेल होना इस बात की गारंटी है कि एटम के अंदर कहीं पॉजिटिव चार्ज है, और बहुत कम अल्फा पार्टिकल ज्यादा एंगल पर रिपेल हो रहे हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज बहुत कम स्पेस पे। और ऐसा नहीं कि बेटा सही में जाके अल्फा कोलाइड करता है, ऐसा नहीं होता कि जाके न्यूक्लियस पे मार देता है, ठीक है? ऐसा तुम सोच रहे हो कि इसे लड़ेगा, नहीं। अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव, पास आया, रिपेल हुआ, भाग गया, पास आया, बहुत तेज रिपेल हुआ, इधर भाग गया, पास आया, रिपेल हुआ, पीछे चला गया। और अगर इससे दूर है तो ऐसे निकल गया, इसके ऊपर से जा रहा है तो थोड़ा सा यूं डेविएट हो गया, इसके नीचे से जा रहा है तो थोड़ा सा रिपेल होके यूं डेविएट हो गया, ठीक है? ऐसा नहीं कि जाके एकदम लिटरली कोलाइड करेगा, फिजिकल कोलिजन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस बहुत हैवी डेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, आप वहां तक पहुंच ही नहीं सकते, पहुंचोगे रिपेल कर दिए जाओगे, दूर से जाओगे तो भी भगा देगा, चल हट, यहां से जाओगे कोई दिक्कत नहीं है ना, यहां से पास करोगे चल हट, यहां से पास करोगे चल हट, ऐसे, ठीक है? चलो, इतने मैसिव पार्टिकल को अगर कोई वापस भेज रहा है तो डेफिनेटली जो भेज रहा है उसकी डेंसिटी बहुत हाई होगी, जो भेज रहा है उसकी डेंसिटी बहुत हाई होगी। न्यूक्लियर डेंसिटी बेटा
शायद 10 की पावर 17 kg पर मीटर क्यूब में आती है, 10 की पावर 17 के आसपास, 10 की पावर 17 kg पर मीटर क्यूब, बहुत ज्यादा डेंस होता है। ये बेटा एक ग्राफ बना है नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स वर्सेस स्कैटरिंग एंगल का, कि कितने एंगल पे कितने अल्फा पार्टिकल स्कैटर हुए। बेटा स्कैटरिंग एंगल 0 पे देखो, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एंगल 0 पे है ना? ये मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल, कितने अल्फा पार्टिकल हैं 10 की पावर 6 के ऊपर, यहाँ 10 की पावर दे रखी है, तो आप देख रहे हो 10 की पावर 6 से भी ज्यादा अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग एंगल कितना है, 1 डिग्री से भी कम है। यहां से भी ये दिख रहा है आपको कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स का स्कैटरिंग एंगल बहुत ही कम है। ये ग्राफ यही दिखा रहा है कि कितने अल्फा पार्टिकल्स कितने स्कैटरिंग एंगल पे स्कैटर हुए, इधर नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो देखो 10 की पावर 6 से भी ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स जो हैं, सॉरी अल्फा पार्टिकल्स जो हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, उनका जो एंगल ऑफ स्कैटरिंग है बेटा वो करीब करीब 0 के पास है, करीब करीब 0 के पास है। टेन की पावर 6 मतलब 10 लाख, तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग एंगल 0 डिग्री के पास है। और बहुत कम अल्फा पार्टिकल बेटा, ये 10 का स्क्वायर यानी 100, ये 10 है ना, तो करीब वही 50 इलेक्ट्रॉन ऐसे हुए टोटल जो कितने पे एंगल पे स्कैटर हुए हैं, 160 पे या 170 पे या 180 पे। क्लियर है, क्लियर है कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल आर डेविएटेड एट वेरी स्मॉल एंगल, ये नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड वर्सेस स्कैटरिंग एंगल, मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल 0 डिग्री पे ही स्कैटर कर रहे हैं, मतलब 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री, और करते 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 बहुत ही कम ऐसे अल्फा पार्टिकल हैं, कितने बेटा अल्फा पार्टिकल हैं इस तरफ, 100 से भी कम। हमने सैंपल लिया है 10 की पावर 7 का, 1 करोड़ अल्फा पार्टिकल का सैंपल लिया हमने, 1 करोड़ अल्फा पार्टिकल के सैंपल में से, 1 करोड़ मतलब बेटा 10 की पावर 7 अल्फा पार्टिकल में से ओनली कितने बेटा दिख रहे हैं वहां पे, 80 100, ओनली 80 to 90 अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर एट 160 डिग्री 170 डिग्री एक्सेट्रा, समझे, बहुत ही कम ऐसे थे जो स्कैटर हुए। तो बेटा ये तो दिखाई भी नहीं पड़े होंगे इनिशियल एक्सपेरिमेंट में, इनिशियल एक्सपेरिमेंट तो ऐसा लगा होगा कि सारे अल्फा पार्टिकल अनडेविएटेड हैं, ये तो बहुत ही प्रिसाइज एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने कराया होगा काफी पैसा खर्च करके, जब ऐसे अल्फा पार्टिकल पकड़ में आए होंगे जो डेविएट भी हो रहे थे। भाई साहब हम लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम लोग क्या देखते हैं कि ओवरऑल रिजल्ट क्या है ना, ये तो हम लोग सोचते हैं कुछ गलती हुई होगी एक्सपेरिमेंट में, कुछ मिस्टेक हुई होगी इस वजह से ऐसा ऐसा हो रहा है ना, कुछ एयर रेजिस्टेंस होगा, ऐसा होगा, पर यही चीज बार बार रिपीट हुई रदरफोर्ड सर की लाइफ में, तो उन्होंने ये डेडिकेटेड एक्सपेरिमेंट करवाया, कई बार करवाया, तो उन्हें कुछ रिजल्ट्स निकलकर सामने आए। काफी मुश्किल है इन पार्टिकल्स को एनालाइज कर पाना भाई, 1 करोड़ में से जब कितने हो गए, ये करीब 80 लाख के आसपास दिख रहे हैं मुझको, ये करीब 80 लाख तक, 1 करोड़ में से 80 लाख 90 लाख पार्टिकल अनडेविएटेड चले गए, तो हमको तो ये लगना चाहिए कि एटम का मैक्सिमम पार्ट क्या है, एम्प्टी है। इसका बेटा फॉर्मूला भी बनाया गया है, एक अप्रॉक्स फॉर्मूला है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट एंगल थीटा, तो इसका एक अप्रॉक्स फॉर्मूला भी है कि थीटा एंगल पे कितने अल्फा पार्टिकल कितने एंगल पे डेविएट हुए। ये ग्राफ है ना, एन वर्सेस थीटा का ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड वर्सेस एंगल थीटा का ग्राफ। ठीक है, कुछ ऐसा बन रहा है, ऐसा भी नहीं बनेगा, स्लोप ज्यादा दिखाई मैंने, इसकी स्लोप बहुत कम होगी ये। तो बेटा नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट एंगल थीटा का जो ग्राफ बनाया गया, अप्रॉक्स फॉर्मूला जो है, फिर इसका नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एन, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एन इज इक्वल्स टू के जेड स्क्वायर अपॉन साइन की पावर 4 थीटा बाई 2। बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो दिख ही रहा है एन और थीटा, थीटा जितना बढ़ा रहे हो
नंबर ऑफ पार्टिकल उतने कम हो रहे हैं, दिख रहा है। थीटा जितना ज्यादा कर रहे हैं स्कैटरिंग एंगल, नंबर ऑफ पार्टिकल उतने कम है। बड़े स्कैटरिंग एंगल के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स काफी कम हो जाते हैं। तो n इज इक्वल्स टू के जेड स्क्वायर अपॉन साइन की पावर 4 थीटा बाई 2। बेटा इसमें n क्या है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड ठीक है। इसमें z क्या है बेटा, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर ऑफ फॉइल, जिसका फॉइल यूज किया है। ऐसा नहीं था कि सिर्फ गोल्ड पे एक्सपेरिमेंट किया था, रदरफोर्ड ने बहुत डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स पे एक्सपेरिमेंट किए थे, जिसमें बेस्ट रिजल्ट मिला उसी को दुनिया के सामने बताया। थीटा बेटा क्या हो जाएगा, स्कैटरिंग एंगल, n is equals to kz square, k is a constant of material, constant for a given material, मटेरियल मतलब फॉइल, उस पर्टिकुलर फॉइल का कांस्टेंट है। यहां से दिख रहा है n इज समवॉट प्रोपोर्शनल टू थीटा की पावर 4, समवॉट थीटा की पावर 4। आओ बेटा सवाल करते हैं, इसको थीटा की जगह साइन थीटा की पावर 4 लिखते हैं। थीटा छोटा हो तो कह सकते थे ऐसा। चल सवाल देखते हैं। If 100 alpha particles deflect at 60 degree, find the number of alpha particles that deflect at 90 degree for the same foil. For the same foil क्या बोल रहे हैं, 100 alpha particles deflect at 60 degree, यानी n की वैल्यू 100 है जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। क्या पूछ रहा है, फाइंड नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स दैट डिफ्लेक्ट एट 90 डिग्री। हमसे पूछ रहा है n डैश कितना होगा अगर थीटा डैश कितना कर दें, 90 डिग्री कर दें। 100 अल्फा पार्टिकल 60 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो कितने अल्फा पार्टिकल 90 डिग्री पे डिफ्लेक्ट होंगे। तो बेटा फॉर्मूला क्या है, n इज इक्वल्स टू के जेड स्क्वायर अपॉन साइन की पावर 4 थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला हो गया अपना। अब देखो फॉर द सेम फॉइल, तो बेटा k तो सेम होना है, z भी दोनों केस में सेम हो जाएगा, तो n इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन साइन की पावर 4 थीटा बाई 2। फॉर द सेम फॉइल k और z तो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, और कर लेते हैं n डैश अपॉन n इज इक्वल्स टू के जेड स्क्वायर अपॉन साइन की पावर 4 कितना था 90 बाई 2 अपॉन के जेड स्क्वायर n डैश अपॉन n, के जेड स्क्वायर अपॉन साइन की पावर 4 90 बाई 2 अपॉन के जेड स्क्वायर साइन की पावर 4 60 बाई 2। देखो वही मैं कह रहा था, के जेड स्क्वायर दोनों के लिए क्या है, सेम है, तो क्या हो जाएगा साइन की पावर 4 60 बाई 2 अपॉन साइन की पावर 4 90 बाई 2। बेटा 60 बाई 2 हो गया 30 डिग्री, साइन की पावर 4 30 डिग्री, नीचे साइन की पावर 4 45 डिग्री। n डैश अपॉन n इज इक्वल्स टू साइन की पावर 4 30 डिग्री, 30 डिग्री होता है बेटा साइन 30 हाफ, हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ, साइन 30 की वैल्यू हाफ इंटू हाफ, साइन 45 की वैल्यू बेटा 1/√2, ये भी कितनी बार है, 4 बार, साइन की पावर 4 45, ये भी कितनी बार है बेटा, 4 बार। साइन 45 1/√2 4 बार, 1/√2 1/√2 कितना बन गया 1/2, कैंसिल, 1/√2 1/√2 कितना बन गया 1/2, कैंसिल, कितना हो गया n डैश बाई n इज इक्वल्स टू 1/4, n डैश इज इक्वल्स टू n/4, n की वैल्यू कितनी है बेटा 100, ये 100 नहीं 1000 होगी, यहाँ पे एक जीरो कम है, otherwise none of the option will match।
n की वैल्यू कितनी होगी 1000, तो 1000/4 कितना हो जाएगा 250। कितने अल्फा पार्टिकल हो गए 250। ठीक है, इसकी वैल्यू करेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज 25 आंसर आएगा जो कि कोई भी ऑप्शन नहीं है। बेटा ये अप्रॉक्स फॉर्मूला है, सीआरटी में इसका कोई जिक्र भी नहीं है, kz²/sin⁴ θ/2। ठीक है, फिर भी हम लोग ने इसको भी कर लिया है, कभी सवाल इस पे मिल जाता है हम लोग को। तो 2 ही 3 जगह है जहां से यहाँ से न्यूमेरिकल टाइप का सवाल आएगा, अदरवाइज एक्सपेरिमेंट पूरा थ्योरेटिकल है। इससे क्या डिस्कवरी हुई थी, न्यूक्लियर की डिस्कवरी हुई थी, न्यूक्लियस की। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से किस चीज की डिस्कवरी हुई थी, न्यूक्लियस की। सवाल एक आपका यहां से आ सकता है, नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड फॉर गिवन एंगल थीटा। दूसरा आ सकता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से, और तीसरा इंपैक्ट पैरामीटर से। तीन ही चीज हैं इसके अंदर सवाल देने लायक। आगे बढ़ते हैं बेटा, रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। अब रदरफोर्ड को आइडिया लग गया है कि कुछ अल्फा पार्टिकल पलटकर वापस आए, अल्फा पे पॉजिटिव चार्ज, यानी एटम के अंदर भी कहीं पॉजिटिव चार्ज, और बहुत कम अल्फा पार्टिकल पलटकर वापस आए, यानी पॉजिटिव चार्ज बहुत कम जगह पे है। और कुछ अल्फा पार्टिकल 10 लाख में से एक 180 डिग्री पे पलटकर वापस आया, लड़कर वापस आया, इतना भारी अल्फा पार्टिकल लड़कर वापस आया, यानी एटम का पॉजिटिव चार्ज बहुत ही कम डेंस, बहुत ही कम स्पेस में, बहुत ही डेंसिटी, हाई डेंसिटी में है। एटम का पॉजिटिव चार्ज बहुत ही हाई डेंसिटी का है कि अल्फा पार्टिकल भी लड़कर वापस आता है, लड़ता नहीं है, पास पहुंच के रिपेल होता है। तो इसी के बेसिस पे रदरफोर्ड ने न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम दिया। स्टार्ट करते हैं इसको। Since most alpha particle passes undeviated, most part of atom is empty space. Atom is hollow from inside. Clear है ये चीज? Most alpha particles passes undeviated. कितने अल्फा पार्टिकल हमने बताए थे? 99.86% passes undeviated. Next, some alpha particles deflected by more than 1 degree. Some alpha particle deflected by more than some alpha particles deflected by more than 1 degree, only 0.14%. This means there is a positive charge inside atom and alpha is also positive, and this positive charge is concentrated in an extremely small space inside atom called nucleus. Calculation shows size of nucleus is around 10 to the power minus 15 meter, whereas size of atom is around 10 to the power minus 10 meter. ठीक है बेटा, साइज ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, साइज ऑफ न्यूक्लियस में बेटा करीब करीब ये दिया जाता है 10 की पावर माइनस 15 मीटर से लेके 10 की पावर माइनस 14 मीटर के आसपास। और साइज ऑफ एटम कितना है? साइज ऑफ एटम इज 10 टू द पावर माइनस 10। ठीक है, इसका मैं एक इमेजिनेटिव वे भी बताता हूं कैसे इमेजिन होगा। ऐसे तो समझ में आ रहा है कि साइज ऑफ एटम इससे 10,000 गुना बड़ा है। ये डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस हो गई है ना। पॉजिटिव चार्ज इज कंसेंट्रेटेड इन एन एक्सट्रीमली स्मॉल स्पेस इनसाइड एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। दिस इज डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किसने की? रदरफोर्ड। Positive charge is concentrated in extremely small space called nucleus. Discovery of nucleus. तो बेटा न्यूक्लियस कितना छोटा है? बहुत ही हाई डेंसिटी। कितना छोटा है? 10,000 गुना छोटा है एटम से, या 1,00,000 गुना, उसके बीच में कहीं। तो इसका एक फील ऐसे ले लो कि आपका जो भी कमरा है, हम सबके कमरे की साइज थोड़ी इधर उधर हो सकती है, ठीक है, जो भी आपका रूम है उसमें आप एक सुई लेके बैठ जाओ। सुई समझते हो, जिससे मम्मी सिलती हैं, सुई धागा। उस सुई का जो साइज है, नहीं 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 नहीं, उस सुई की निब का, उस सुई की जो एज होता है, जो उसकी नोक होती है, उसकी नोक का जो साइज है, दैट इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस व्हेन कंपेयर्ड टू साइज ऑफ एटम। आपके रूम में सुई की नोक का जो साइज होता है, नीडल की जो सामने वाली टिप का जो साइज होता है, ऐसे देखो टिप ऐसे, रूम के कंपैरिजन में जितनी बड़ी टिप है, एटम के कंपैरिजन में उतना बड़ा न्यूक्लियस, और उसके अंदर भरा हुआ है सारा का सारा मास एटम का, उसके अंदर भरा हुआ है सारा का सारा पॉजिटिव
चार्ज एटम का इमेजिन करो वो कितनी हाई डेंसिटी पॉजिटिव चार्ज की है, अल्फा पार्टिकल कितना जल्दी रिफ्लेक्ट होता होगा उसके पास आके। उससे दूर जा रहा है तो स्मूथ है, अगर उसके सामने चला गया तो भाई बहुत जोर की टक्कर पड़ेगी। सामने ट्रक खड़ी है, ये साइकिल वाला आया है, अल्फा पार्टिकल धाड़ लड़के वापस चला जाता है। फील हुआ? हाँ, टेनिस बॉल इन सेंट्रल फुटबॉल ग्राउंड, ये भी एक एग्जांपल दिया जाता है कि फुटबॉल का जो ग्राउंड होता है, मैदान होता है, उसमें एक टेनिस बॉल जो होती है इतनी बड़ी सी पूरे फुटबॉल के ग्राउंड में, वो न्यूक्लियस का साइज है व्हेन कंपेयर टू साइज ऑफ एटम। नेक्स्ट बेटा, अभी साइज ऑफ न्यूक्लियस पे हम लोग को और चर्चा करना है अगले चैप्टर में। ये चैप्टर एटम है, अगला चैप्टर न्यूक्लियाई है ना, तो वहां पे और चर्चा होगी। For foils of different elements, the number of alpha particles deflected at angle theta are different. ये क्या बोल रहे हैं? For foils of different elements, the number of alpha particles deflected at an angle theta are different. ये बोल रहे हैं बेटा, जो भी हमने आपको बताया, n is equals to k z square upon sin की पावर, क्या बताया हमने आपको? हमने आपको बताया n is equals to k z square अपॉन साइन की पावर 4 थीटा बाई 2। ये इसी को डिस्कस कर रहे हैं अभी। n is equals to k z square अपॉन साइन की पावर 4 थीटा बाई 2, इसी को डिस्कस करके ये क्या बता रहे हैं? ये बोल रहे हैं द For foils of different elements, the number of alpha particles deflected at angle theta are different. ये बोल रहे हैं n is proportional to z square. डिफरेंट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा और दूसरे के लिए, और उसके लिए जो डिफ्लेक्शन है वो अलग अलग होगा। इससे हमें समझ में आता है कि अलग अलग एटम के न्यूक्लियस में अलग अलग नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होंगे, है ना। दिस suggests that different elements, metal as he used silver, platinum, etc., have different positive charge in their nucleus. अलग अलग एलिमेंट के न्यूक्लियस में डिफरेंट नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना। n is equals to k z square. ये किसी एक एलिमेंट में नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो इस एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कोई लाइटर एलिमेंट का फॉइल ले लिया आपने, किसी हल्के एलिमेंट का फॉइल, तो जो अल्फा पार्टिकल्स 180 पे डेविएट हुए वो बहुत कम होंगे, और आपने यहीं कोई भारी एलिमेंट ले लिया गोल्ड जैसा, तो जो अल्फा पार्टिकल 180 पे डेविएट हुए वो ज्यादा हो जाएंगे। n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट एंगल थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर। जो हैवी एलिमेंट्स होंगे बेटा उनके लिए डेविएशन ज्यादा होगा। हैवी एलिमेंट्स के लिए डेविएशन ज्यादा होगा। तो ये बात हमें ये दिखाती है कि डिफरेंट एलिमेंट्स के न्यूक्लियस में डिफरेंट अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। जो हल्का एलिमेंट है, लाइटर एलिमेंट, उनमें पॉजिटिव चार्ज कम होता है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड एट 180 डिग्री बहुत कम है। कोई हल्का एलिमेंट लिया उसकी लेयर, नंबर ऑफ पार्टिकल डिफ्लेक्टेड एट 180 डिग्री बहुत कम है। कोई भारी एलिमेंट लिया तो नंबर ऑफ पार्टिकल डिफ्लेक्टेड एट 180 डिग्री ज्यादा हो गए। दिस सजेस्टेड डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट पॉजिटिव चार्ज इन देयर न्यूक्लियस। बेटा इसी को आगे जाके क्या बोलने लग गए हम लोग? एटॉमिक नंबर बोलने लग गए। यही तो होता है ना, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस। The electrons are attracted by nucleus due to electrostatic force, but are not pulled towards it as they are constantly revolving in circular paths using this electrostatic force as centripetal force. ये कह रहे हैं बेटा, जो इलेक्ट्रॉन होता है, इन्होंने कंक्लूड किया कि मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज हॉलो स्पेस। एक बार जरा आइडिया लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन है बेटा वो अगल बगल न्यूक्लियस के घूम रहा है, और मैक्सिमम पार्ट क्या है न्यूक्लियस का? एम्प्टी स्पेस है। मोस्ट पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस इज व्हाट? एम्प्टी स्पेस।
ठीक है ना। मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, न्यूक्लियस नहीं, एटम इज एम्प्टी। पॉजिटिव चार्ज बीच में, इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है। तो एक सवाल उठता है कि इलेक्ट्रॉन अगर गोल गोल घूम रहा है तो न्यूक्लियस उसे खींच रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, तो इलेक्ट्रॉन आके न्यूक्लियस में घुस क्यों नहीं जाता। ठीक, ये भी आता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर न्यूक्लियस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है तो इलेक्ट्रॉन आके न्यूक्लियस में क्यों नहीं घुस जाता, है ना। तो इसको तो ऐसे नहीं सोच सकते भाई, ऐसे सोचोगे तो फिर अर्थ भी जाके सन में घुस जाए, अर्थ को सन खींच रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स से। ऐसे सोचोगे तो मून आके हमसे लड़ जाए, मून को हम खींच रहे हैं, अर्थ खींच रही ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो बेटा क्या होता है, ये जो फोर्स होती है ये अपनी तरफ ना पुल करके बॉडी की वेलोसिटी चेंज करती है। ये जो फोर्स होती है सेंट्रल की तरफ लगती है, सेंटर की तरफ, ये बॉडी को अपनी तरफ ना खींच करके बॉडी की वेलोसिटी बदल देती है। भाई फोर्स का काम क्या है, वेलोसिटी को चेंज करना। तो ये वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करती है, अपनी तरफ नहीं बुलाती, कहती है तुम वेलोसिटी का डायरेक्शन लगातार चेंज करते रहो, सर्कुलर मोशन में चलो। तो ये फोर्स बेटा क्या बन जाती है, सेंट्रीपिटल फोर्स, यही बात लिखी है। The electrons are attracted by nucleus due to electrostatic force but are not pulled downwards towards it, downward नहीं होगा, pull towards होगा, are not pulled attracted by nucleus by electrostatic force but are not pulled towards it, उसकी तरफ खींचे चले नहीं आते। फोर्स लगी तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन में फोर्स लगी तो आके न्यूक्लियस को मार देंगे, ऐसा होता तो अर्थ को भी सन खींच रहा था, सन भी जाके अर्थ भी जाके सन को मार देती है, ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि ये गोल गोल घूमते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैसे यूज करते हैं, अपनी वेलोसिटी को चेंज करने के लिए, अपनी वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या बन जाती है, सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाती है। इसके बारे में बेटा हम लोग आगे फिर से पढ़ेंगे जब हम लोग स्टडी करेंगे बोहर मॉडल। बोहर मॉडल में इसको इन डिटेल पढ़ेंगे, इसी बात को। थोड़ा सा आइडिया लग गया आपको कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, यही यूज होगी इलेक्ट्रॉन को गोल गोल घुमाने में। फॉर एग्जाम्पल मान लें कि इलेक्ट्रॉन का रेडियस r है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान लें कि इलेक्ट्रॉन का रेडियस कितना है, r है, तो बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मान लें v है, इलेक्ट्रॉन का मास मान लें m है, तो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी हो जाएगी, mv² बटे r। और बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बताओ ये इक्वेशन लिख सकते हो, ये आगे बोहर मॉडल में पढ़नी ही पढ़नी है, अभी पढ़ लो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगी बेटा, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r², यही होगा। बस इतना ही लिख के छोड़ देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r²। और बेटा ये कितना होगा, mv²/r। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r रेडियस। बेटा q1 कहते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है e, और q2 चार्ज ऑन न्यूक्लियस। बेटा न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होता है ये आपको पता है, चार्ज ऑन न्यूक्लियस बेटा कितना होता है, जितने प्रोटॉन होते हैं मल्टीप्लाइड बाई ई, तो कितना हो जाता है Ze। क्यों, न्यूक्लियस के अंदर बेटा क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, पर चार्ज किसके ऊपर होता है, सिर्फ प्रोटॉन के ऊपर। ठीक है, कितने प्रोटॉन होते हैं बेटा, एटॉमिक नंबर के बराबर, Z के बराबर, तो Z इंटू ई। ठीक है, न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर के बराबर, Z के बराबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना। तो न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है, Z। एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, E के बराबर, तो हमने लिख दिया Ze।
तो E इंटू ZE। बात समझ में आ रही है? न्यूक्लियस पे चार्ज किसकी वजह से होगा? प्रोटॉन की वजह से। और न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते हैं? एटॉमिक नंबर के बराबर Z। एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? E। तो न्यूक्लियर चार्ज को बेटा हमेशा ZE कहा जाता है। 1/4πε0 E इंटू ZE अपॉन R² इज इक्वल्स टू। तो इसको बेटा फिर से एक बार पढ़ेंगे हम लोग बोहर मॉडल में। भी हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, यहीं से बेटा हम लोग कहीं ना कहीं ये इक्वेशन और एक बोहर की क्वांटाइजेशन कंडीशन होती है, एंगुलर मोमेंटम को क्वांटाइज करते हैं, उससे बेटा हम लोग निकाल लेते हैं क्या? रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो वो बोहर मॉडल की कैलकुलेशन पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा आइडिया लग गया कम से कम। ठीक, प्रोटॉन प्रोटॉन रिपेल क्यों नहीं करते? बेटा अगला चैप्टर इसी पे है, न्यूक्लियस पे। अगला चैप्टर न्यूक्लियाई है कि प्रोटॉन प्रोटॉन रिपेल क्यों नहीं करते। करते हैं बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है प्रोटॉन प्रोटॉन में। उनको स्टेबलाइज करने के लिए उनके बीच में एक न्यूक्लियर फोर्स आती है जो कि प्रोटॉन प्रोटॉन को बांधे रखती है, और न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। कई बार ज्यादा नहीं होती, कई बार न्यूक्लियर फोर्स कम पड़ जाती है प्रोटॉन प्रोटॉन की, और रिपल्सिव फोर्स ज्यादा हो जाती है, तब वो न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होता, इसलिए वो रेडिएशन करता रहता है। रेडियो एक्टिविटी क्यों है? न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी का फिनोमेना है। कई न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन साथ में नहीं रह पाते, इतना ज्यादा रिपल्शन होता है कि न्यूक्लियर फोर्स उनको बांध नहीं पाती, तो वो न्यूक्लियस फटना चाहता है, तो वो रेडियो एक्टिविटी दिखाता है। कई बार रेडियो एक्टिविटी की जगह वो फिजन का प्रोसेस भी दिखाता है, क्या कि वो टूटकर दो अलग अलग न्यूक्लियाई बन जाता है कि हम स्टेबल हो जाएं, हमारे प्रोटॉन प्रोटॉन अंदर झगड़ा कर रहे हैं, है ना। तो जरूरी नहीं कि प्रोटॉन प्रोटॉन खुशी खुशी से रहे न्यूक्लियस के अंदर। स्टेबल एटम स्टेबल न्यूक्लियाई में रहते हैं, अनस्टेबल भी नहीं। भाई जो अनस्टेबल है, जिसमें प्रोटॉन प्रोटॉन ज्यादा रिपल्सन कर रहे हैं, और न्यूक्लियर फोर्स समझ लो एक फेविकोल होता है जो जोड़ के रखता है, वो फेविकोल अगर कम पड़ रहा है, प्रोटॉन प्रोटॉन ज्यादा बदमाशी कर रहे हैं, तो ये फटा न्यूक्लियस और दो छोटे छोटे न्यूक्लियस बन गए, फिजन। या हो सकता है इसमें से कुछ रेडिएशंस निकलने लगे और ये स्टेबल हो जाए। ये सब खैर आगे पढ़ेंगे। पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन इसी बात का, किस बात का? पूरे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का। ये न्यूक्लियस है, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स यूं चले गए, ठीक है। जो पास पहुंच रहे हैं वो डेविएट हो रहे हैं, जो एकदम सामने चले गए वो लड़कर वापस आ जाएंगे। थोड़ा और अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूं मैं। जो एकदम दूर है बेटा वो अनडेविएटेड है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। अल्फा की बीम, और जो एकदम दूर हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अनडेविएटेड। जो थोड़ा पास जाने की कोशिश करते हैं वो डेविएट हो जाते हैं, जो थोड़ा पास जाने की कोशिश करते हैं वो डेविएट, जो और पास जाना चाहते हैं वो और डेविएट होते हैं, जो और पास जाना चाहते हैं वो और डेविएट, और जो एकदम सामने जाते हैं बेटा वो तुरंत वापस आ जाते हैं, ऐसा। तो ये थोड़ा सा पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। ठीक है, कोई भी लिटरली कोलाइड नहीं करता है। कोलिजन का मतलब ये नहीं कि जाके टकरा जाना है, ठीक है। तो एक्चुअल कोलिजन किसी का नहीं होता, डेविएट हो जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन लग जाती है, बट कोई भी ऐसा नहीं होता कि न्यूक्लियस से टकरा जाएगा या न्यूक्लियस में घुस जाएगा, ठीक। ये चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट है न्यूक्लियस साइज डिटर्मिनेशन
डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आर नॉट। साइज ऑफ न्यूक्लियस की बात करने जा रहे हैं हम कि न्यूक्लियस कितना बड़ा होता है। ठीक है, न्यूक्लियस साइज डिटर्मिनेशन या डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब ये क्या है बेटा, इन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट की हेल्प से न्यूक्लियस की साइज बताई। अभी आपने देखा था न्यूक्लियस की साइज प्रेडिक्ट की गई है, कितना, रदरफोर्ड ने ही न्यूक्लियस की साइज बताई थी, कितनी, 10 की पावर 10 की पावर -15 मीटर या 10 की पावर -14 मीटर रदरफोर्ड ने ही डिटरमाइन किया। कैसे डिटरमाइन किया ये देखते हैं। वहां मान लीजिए कोई एक एटम है और उसके सेंटर में यहां कहीं न्यूक्लियस है। ठीक है, हमने एक अल्फा पार्टिकल लिया, यहां पे एक अल्फा पार्टिकल है, यहां मेरे पास एक अल्फा पार्टिकल है, चलो बिना इसके बना लेते हैं। यहां मेरे पास एक अल्फा पार्टिकल है और इसको हमने यहां से लॉन्च कर दिया विथ सम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अल्फा पार्टिकल जाएगा जाएगा जाएगा, एकदम सामने न्यूक्लियस है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल जाएगा जाएगा जाएगा, इसके एकदम सामने न्यूक्लियस है। और इसके पास कुछ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। तो ये अल्फा पार्टिकल जाएगा 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 जाएगा, यहां पहुंच के रुक गया। घुस तो सकता नहीं न्यूक्लियस के अंदर, एटम के अंदर घुस सकता है, यस। अल्फा पार्टिकल क्या एटम के अंदर पेनिट्रेट कर सकता है, यस, तभी तो अंदर जाता है। मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी बोलता है। ठीक है, पर इससे ज्यादा पास नहीं जा सकता बेटा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और इसको बोला जाता है आर नॉट। क्या बोलते हैं, आर नॉट, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या ये रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है, नहीं, बिल्कुल नहीं, आर नॉट। न्यूक्लियस साइज डिटर्मिनेशन है, आर नॉट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इससे ज्यादा पास अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के नहीं पहुंच सकता। यहां से चला कुछ काइनेटिक एनर्जी लेके, ठीक है, अल्फा पार्टिकल कुछ काइनेटिक एनर्जी लेके, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है ना। ये अल्फा पार्टिकल कुछ काइनेटिक एनर्जी लेके चला चला चला, और उधर से क्या हो रहा है, रिपल्शन, न्यूक्लियस इसको रिपेल कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी खत्म हो रही है, न्यूक्लियस से रिपेल कर रहा है, इसके ऊपर फोर्स लग रही है, उस फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहा है। कैसे वर्क कर रहा है, अपनी काइनेटिक एनर्जी खराब कर करके वर्क कर रहा है। अल्फा पार्टिकल यहां से चला, न्यूक्लियस ने उसको रिपेल किया, रिपेल किया तो क्या लगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगी। तो अब अल्फा पार्टिकल को कुछ वर्क करना पड़ेगा, इस फोर्स के अगेंस्ट एक वर्क करते हुए जाना पड़ेगा, है ना, अपनी एनर्जी खराब करनी पड़ेगी। अब अल्फा पार्टिकल यहां कहीं होगा तो इसको क्या फील हो रहा होगा, रिपल्शन फील हो रहा होगा। ठीक है ना, जब अल्फा पार्टिकल यहीं कहीं यहां पे होगा तो न्यूक्लियस इसको पीछे की तरफ क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा, और रिपेल कर रहा होगा तो इसमें पीछे की तरफ फोर्स लग रही होगी, तो अल्फा पार्टिकल को इस फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, है ना, इस फोर्स के अगेंस्ट डिस्प्लेस होना पड़ेगा, अपनी काइनेटिक एनर्जी खराब करनी पड़ेगी। करते 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 अल्फा पार्टिकल यहां पहुंच पाया। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे पास आएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ती जाएगी। सो नो मैटर आप कितना भी एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल दे दो, वो कभी भी न्यूक्लियस में घुस नहीं पाएगा, नहीं घुस पाएगा, घुस जाता है कभी कभी, है ना, बट नेचुरली अकरिंग अल्फा पार्टिकल नहीं घुसते थे उस टाइम पे। मोस्ट एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल भी कहीं यहां तक पहुंच पाया न्यूक्लियस के पास। क्या हुआ बेटा, जैसे जैसे पास आओगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ जाएगी, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, आर जितना छोटा करते जाओगे बेटा फोर्स उतनी बड़ी होती जाएगी, है ना। तो जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के एकदम क्लोज आ रहा है वैसे वैसे फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ता जा रहा है,
भाई जितना क्लोज लाओगे तो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल हो रहे हो, और ये डिस्टेंस बहुत छोटा हो गया बेटा, 10 की पावर माइनस 15, 10 की पावर माइनस 10 मीटर्स के आसपास जा रहे हो आप, 15 या 10 ऐसे ही कुछ होगा, मतलब एक्चुअल में आंसर आता है 30 पिकोमीटर फर्मी मीटर, ठीक है। ठीक है, फर्मी मीटर्स में आप जाते हो, 10 की पावर माइनस 15, तो बहुत क्लोज पहुंच गए, तो रिपल्शन बहुत ज्यादा, ठीक। तो करते 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 हमने माना अल्फा पार्टिकल इस जगह पे पहुंचा, इसको बोल देते हैं अपन बेटा एफ, एफ डिनोट्स फाइनल पोजीशन, इसको बोल देते हैं फाइनल पोजीशन एफ, और इसको बोल देते हैं इनिशियल पोजीशन आई, ठीक है। कहां लिखा जाए, सेम लेवल पे लिखा जाए, ये अल्फा पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन, ये अल्फा पार्टिकल की फाइनल पोजीशन, यहां से वहां पहुंचा। बेटा इस रास्ते में कोई एयर रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, हमने माना कि कोई वैक्यूम कोई और फोर्स नहीं है, हमने लगा दिया कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब बेटा फाइनली जब यहां आके अल्फा पार्टिकल रुक जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, है ना। अल्फा पार्टिकल चलते 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 जब लास्ट में यहां पहुंचेगा, जब यहां पे अल्फा पार्टिकल आया एट द एंड, तो बेटा इसकी काइनेटिक एनर्जी तब तो जीरो हो जाएगी ना। चलते 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 जब अल्फा पार्टिकल यहां पहुंचा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी यहां पे आके क्या हो जाएगी, जीरो। पहुंचते पहुंचते यहां पे आके फाइनल पोजीशन पे अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, जीरो, सारी काइनेटिक एनर्जी बर्बाद कर दी इसने। तो बेटा फाइनल पोजीशन पे आके इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है, इनिशियल में इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी की बात करें बेटा, दो चार्ज पार्टिकल हैं, इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, के Q1 Q2 बाई आर। तो चार्ज पार्टिकल पे क्या होता है, के Q1 Q2 बाई आर होती है पोटेंशियल एनर्जी। अगर यहां पोटेंशियल एनर्जी की बात करें बेटा तो U क्या होगा, के Q1 Q2 बाई आर होगा। बेटा Q1 अल्फा पार्टिकल को मान लो, अल्फा पे चार्ज क्या होता है +2e, है ना। Q2 बेटा आप न्यूक्लियस को मान लो, न्यूक्लियस के चार्ज की अभी अभी अपनी बात हुई है, कितना होता है +Ze। अपनी चर्चा अभी अभी हो गई है न्यूक्लियर चार्ज की कि नहीं हुई है, न्यूक्लियर चार्ज कितना होता है +Ze होता है, अपनी ये भी चर्चा हो गई Q1 Q2। अच्छा बेटा बाद में अल्फा पार्टिकल r0 डिस्टेंस पे है, वो तो ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी सही लिखिए, सही लिखिए। और स्टार्टिंग में बेटा अल्फा पार्टिकल कितने डिस्टेंस पे है, स्टार्टिंग में इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। शुरुआत में कितने डिस्टेंस पे, इनफाइनाइट। आप कहोगे सर इनफाइनाइट कैसे, बेटा ये डिस्टेंस किसमें है, 10 की पावर माइनस 10, 10 की पावर माइनस 12, 12 की पावर माइनस 15 में है ना। अगर आप 4 सेंटीमीटर दूर भी चले गए तो भी डिस्टेंस कैसा हो गया, इनफाइनाइट हो गया। अगर आपने अल्फा पार्टिकल लॉन्च किया है मान लो यहां से 50 सेंटीमीटर दूर से, तो 50 सेंटीमीटर इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में क्या है, इनफाइनाइट। r0 का ऑर्डर क्या होगा, 10 की पावर माइनस 15। तो इनिशियली हम मानेंगे कि अल्फा पार्टिकल कितने डिस्टेंस पे है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, ठीक है, ठीक है। चलो अब हम लोग लगा देते हैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। बेटा इनिशियली इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो, के Q1 Q2 अपॉन R की जगह इनफाइनाइट। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लेट इट बी KE। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2, के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखूं क्या, अच्छा लगेगा ना, पढ़ रखा है अपन ने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लास्ट में भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 कितने डिस्टेंस पे आ गए हैं, r0। बेटा r0 क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इससे ज्यादा पास हम नहीं पहुंच सकते। यहां पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई है,
अब रिपल होकर वापस आने का समय है, ठीक। प्लस काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी बेटा 0, यहां पहुंच के सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी बची, काइनेटिक एनर्जी खत्म। यहां पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, और जब एकदम क्लोज पहुंच गया तो कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं। यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी 0, वहां की काइनेटिक एनर्जी 0। अच्छा, ये 0 हो गया बेटा टर्म। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू Q1 बेटा चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल 2e, Q1 चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल 2e, Q2 चार्ज ऑन न्यूक्लियस Ze अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R नॉट। बेटा यहाँ से R नॉट इज इक्वल्स टू 2Ze स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू काइनेटिक एनर्जी। ये है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। R नॉट इज इक्वल्स टू 2Ze स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट काइनेटिक एनर्जी। 2Ze स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट काइनेटिक एनर्जी। क्या ये साइज ऑफ न्यूक्लियस है? क्या यही रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है? नहीं। अल्फा पार्टिकल कभी एक्चुअली न्यूक्लियस के पास थोड़ी ना पहुंचेगा, मतलब न्यूक्लियस में कभी घुसेगा थोड़ी ना, न्यूक्लियस के क्लोज होगा, न्यूक्लियस में घुस थोड़ी ना सकता है अल्फा पार्टिकल। दिस इज नॉट द साइज ऑफ न्यूक्लियस। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच R नॉट, ठीक है, क्लोजेस्ट अप्रोच है। न्यूक्लियस अल्फा कहां पहुंचा है बेटा? जी, ये है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच R नॉट। ये दिस इज नॉट द साइज ऑफ न्यूक्लियस बेटा। साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा? साइज ऑफ न्यूक्लियस तो ये R है, बात समझे। न्यूक्लियस डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से भी छोटा होगा। फील आई बात की? ये साइज ऑफ न्यूक्लियस नहीं है क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस, दिस इज R नॉट। और बेटा न्यूक्लियस का रेडियस कितना होगा? एंड दिस इज रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। R नॉट इज नॉट साइज ऑफ न्यूक्लियस। बेसिकली अगर साइज ऑफ न्यूक्लियस की बात करें, वो कितना है? R, एंड R इज लेस देन R नॉट। यानी जो भी R नॉट आएगा उससे भी छोटा होगा। क्या बात फील हुई? उससे भी छोटा होगा। न्यूक्लियस की साइज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के बराबर नहीं होती। हाँ, उससे आइडिया लग जाता है कि न्यूक्लियस की साइज R नॉट से भी छोटी होगी। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच R नॉट गिव्स आइडिया अबाउट साइज ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का साइज उससे भी छोटा होगा। बेटा एक्सपेरिमेंटल डेटा ले लेते हैं। हमने यूज किया मोस्ट एनर्जेटिक नेचुरली ऑब्टेन्ड अल्फा पार्टिकल। बेटा इसकी एनर्जी होगी 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। हमने यूज किया गोल्ड फॉइल, एटॉमिक नंबर 79। हमने कहा R नॉट फाइंड करना है। R नॉट इज 2Ze स्क्वायर, याद होना चाहिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट काइनेटिक एनर्जी। बेटा E की वैल्यू पता है, Z की वैल्यू पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पता है। आप चाहो तो इसको खुद से निकाल भी सकते हो। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बाकी सभी कांस्टेंट्स की आपको वैल्यू पता है, सबकी वैल्यू पुट कर दोगे, यू विल गेट
R0 is nearly equal to 3 into 10 to the power minus 14 meters. न्यूक्लियस की साइज 10 की पावर माइनस 15 मीटर, इससे भी छोटी आ रही है। क्लियर है? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप 30 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 15 मीटर। 10 की पावर माइनस 15 को हम लोग क्या बोल देते हैं, फर्मी बोल देते हैं। तो ये हो जाएगा 30 फर्मी मीटर। ठीक है, 30 फर्मी मीटर। ठीक है, और उसके बाद बेटा फर्दर ऑन फ्यूचर में हमें ये पता चला, उस टाइम पे तो नहीं, फ्यूचर में हमें ये पता चला कि साइज ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस, ठीक है, जो रेडियस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस है दैट इज 6 फर्मी मीटर, हेंस r इज लेस देन r0। तो जो भी आप डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालोगे, न्यूक्लियस का साइज उससे बड़ा नहीं हो सकता, उससे छोटा होगा। देखो साइज ऑफ न्यूक्लियस का आइडिया लग गया कि न्यूक्लियस का साइज इससे भी छोटा होगा, 10 की पावर माइनस 14 से भी छोटा होगा। तो रदरफोर्ड ने क्या बोल दिया, 10 की पावर माइनस 15 के अराउंड, 10 की पावर माइनस 14 के अराउंड न्यूक्लियस का साइज है। लेटर ऑन ये डिस्कवर हुआ कि रेडियस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस इज 6 फर्मी मीटर। तो बेटा आज की क्लास में आपको थ्योरी सारी याद रखनी है। नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड एट एंगल थीटा का फॉर्मूला kz² अपॉन साइन की पावर 4 थीटा बाई 2, और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच तो अच्छे से आना चाहिए, r इज इक्वल्स टू 2ze², r0 इज इक्वल टू z² अपॉन 4 पाई साइन नॉट काइनेटिक एनर्जी। और ये याद रहना चाहिए कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस से, सॉरी, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से छोटा होता है। That's it from my side. पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।